अब आपको दो तस्वीर और दिखाते हैं। एक तरफ मतदान स्थलों पर मतदाताओं की भारी भीड़ नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद लिया। सीएम धामी के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे लोकतंत्र की खूबसूरती की तस्वीर है, जहां चंपावत में मतदान संपन्न हुआ है और मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता पहुंचा है। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे पुष्कर सिंह धामी को, जो मंदिर पहुंचे और अपनी जीत का आशीर्वाद लिया। मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम को सील किया जा रहा है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट। चंपावत विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव खत्म हो गया है और मतदान की प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो तमाम पीठासीन अधिकारी और कर्मचारी हैं जो बूथ पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी अंतिम प्रक्रिया शुरू कर दी है और जो ईवीएम मशीन थी उसको सीज कर दिया गया है। अब किसी मतदाता को अंदर आने की परमिशन नहीं है। अब सभी जो प्रत्याशी थे उनका भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है और मैं आपको दिखाऊँ तो ये ईवीएम मशीनों को सीज कर यहाँ पर सुरक्षित रख दिया गया है और बाहर जो एसएसपी के जवान हैं वो मौजूद हैं और स्थानीय पुलिस के जवान ही मौजूद है। अब इन ईवीएम मशीनों को यहाँ से स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाया जाएगा और वहाँ सुरक्षा की निगरानी में 3 जून तक रखा जाएगा। ये अंतिम कागजी कार्रवाई यहाँ की जा रही है। तमाम व्यवस्थाएं जो थी सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक की, उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब सभी जो तैयारियां हैं उनको खत्म कर दिया गया है। हमारे साथ पीठासीन अधिकारी हैं। सर, सभी मशीनें सीज हो गई हैं, अब क्या प्रक्रिया रहेगी? जी सर, अभी हमारा 55 विधानसभा चंपावत की 148 नंबर बूथ राजकीय इंटर कॉलेज टनकपुर बूथ नंबर कमरा नंबर 2 की सारी मशीनें जो है सील कर दी गई हैं। इसके पश्चात हमारी जो ये मतपत्र जो भी लेखा बनना हमारा जो है वो लेखा हम तैयार कर रहे हैं और सारे लिफाफों को सील करेंगे। सील करने के उपरांत हम जो है फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपनी ईवीएम मशीन, वीवीपैट और बीयू को जमा करने के लिए अपने जनपद चंपावत। ये कब जमा की जाएंगी और फिर वहाँ पे क्या सर, आज रात हमें जहाँ तक लगता है कि आज रात जैसे हम पहुँचेंगे वहाँ पे तो लगभग आज रात में ही वो जमा हो जाएंगी। वहीं पे आप जमा कर देंगे, उसके बाद सुरक्षा घेरे में रख दिया जाएगा? जी, सुरक्षा घेरे में रख दिया जाएगा और उसके बाद जो है तब लोग जब ये जमा हो जाएंगे उसके बाद तब हम कार्यभार मुक्त होकर के तब हम अपने गंतव्य। देखिए, बीएलओ सुबह से लगातार यहाँ पर तैनात थे और सुबह 7 बजे से आकर लगातार यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे। हालांकि कल रात को ही आ गए थे, लेकिन ड्यूटी कल इनकी आज सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और यहाँ आप देखेंगे तो सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। ईवीएम मशीनें पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई हैं, सीज हो गई हैं। सीज पत्र यहाँ लगाया जाता है, उनको अब किसी तरह से खोला नहीं जाएगा और अब 3 जून तक इन ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। उसके बाद जब पिटारा खुलेगा तो तब भविष्य का फैसला होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और निर्मला गहतोड़ी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, इसके अलावा 2 निर्दलीय कैंडिडेट हैं, उनके भविष्य इन्हीं ईवीएमों में बंद है और 3 जून को मतगणना के बाद उनके भविष्य का फैसला होगा, जनता ने किसको विधायक चुना है। चंपावत विधानसभा सीट से अपने सही कृष्ण बलोनिस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चंपावत उपचुनाव को लेकर कहा कि ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस के लिए जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। संसदीय संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है। जो कुछ भारत ने इतनी बड़ी आज़ादी की लड़ाई लड़कर प्राप्त किया और वर्षों भारत ने प्राप्त किया, उन सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को समय समय ध्वस्त किया जा रहा है। ये चिंता का विषय। वहीं चंपावत उपचुनाव में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ऐसी कुछ महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। और विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आधी आबादी है और महत्वपूर्ण भूमिका रहती है अपने विधायक को चुनने में। तमाम महिलाएं आप देख रहे हैं ये मतदान करके आई हैं। इन्होंने किस सोच पर मतदान किया है, क्या इनके मन में है, किस तरह के बेसिक मुद्दे हैं, वो हम इनसे जानेंगे, क्योंकि महिला सुरक्षा से लेकर महंगाई, रसोई, वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो उन्होंने इन बातों को ध्यान में रखा है, नहीं रहा, वो हम जानते हैं। हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। क्या कमी है आपके क्षेत्र में, क्या अच्छा होना चाहिए? सब चीज़ अच्छा होना चाहिए। बेरोजगारी है, रोजगार होना चाहिए। आप बताइए क्या आपने सोचा है, किस तरह से होना चाहिए आपके क्षेत्र में? शिक्षा, हेल्थ और तमाम सारी चीज़ें हैं, महिला सुरक्षा, वो सब ठीक है या और आप चाह रहे हैं बेहतर? और अच्छा होना चाहिए। आज के टाइम पे टनकपुर में कुछ भी नहीं है। जहाँ तक का है हल्द्वानी है और जगह जो है वो टनकपुर में नहीं है। क्या बेसिक ज़रूरतें होनी चाहिए यहाँ पे आपके यहाँ? सड़क से लेकर बिजली, पानी, ये सब ठीक है या और अच्छा होने की? और अच्छा होने की ज़रूरत है। बच्चों का रोजगार वगैरह, स्कूल वगैरह बहुत है। तो स्कूल आपके क्षेत्र में है? बच्चों की ऐसी शिक्षा मिलती है? है। हमारे गांव में कहाँ है? हमारे गांव में नहीं है। अच्छा, आप कौन से गांव से आए हैं? सलानी कोट। वहाँ स्कूल नहीं है? नहीं है। कहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने? यहीं आते हैं। यहाँ से अब मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं
तो उम्मीद तो हो गई होंगी स्कूल बन जाए आपके गाँव में। हाँ क्यों नहीं है, उम्मीद तो है ही। वही सोच के वोट भी दिया होगा। हाँ तो उम्मीद कितनी बढ़ गई है आपको? बहुत। हॉस्पिटल भी इतने अच्छे नहीं है टनकपुर में। सरकारी हॉस्पिटल में भी कोई भी जाए तो इतनी गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं रहती है। हर जगह क्या कहते हैं, हर कोई यहाँ से खटीमा को जाता है। कल्पना सैनी ने राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। हालांकि कल्पना का निर्विरोध राज्यसभा जाना तय है, क्योंकि किसी अन्य दल की ओर से नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने, मेरे संगठन के मुखिया ने ये विश्वास जताया है कि मैं अपने प्रदेश के विकास के लिए, चूँकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, अपने उत्तराखंड के विकास के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व की, अपने प्रदेश नेतृत्व की योजनाओं को बढ़ाने का काम करूंगी और केंद्र और प्रदेश के बीच में समन्वयक की भूमिका अपने आदरणीय भाई साहब की तरह ही मेरी भी होगी। बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी की 2/3 प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, एक मिथक टूटा है, एक नया इतिहास बना है, उसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है तो निश्चित रूप से महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व तो आगे होना चाहिए। उस रूप में कल्पना सैनी जी हमारे बीच में, मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे वो हर क्षेत्र में उत्तराखंड के विकास के लिए जो राज्य और केंद्र है उनके बीच में, जैसे आदरणीय नरेश जी अभी तक समन्वय का काम कर रहे थे राज्यसभा में जाकर, अब जो है कल्पना जी भी उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगी। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की तारीख और स्थान में बदलाव किया गया है। गैरसैंण में होने वाला बजट सत्र अब 14 से 20 जून तक देहरादून में आयोजित किया जाएगा। पहले सत्र को 7 जून से गैरसैंण में कराने की तैयारी थी, लेकिन चारधाम यात्रा और 10 जून को राज्यसभा चुनावों की वोटिंग और 10 जिलों में चल रही पुलिस भर्ती को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। 14 जून से लेकर 20 जून तक देहरादून में हमारा बजट सत्र आहूत किया गया है। आप जानते हैं जिस प्रकार से आज चारधाम यात्रा बहुत चरम पे है और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पे हमें करनी पड़ रही हैं, साथ में जो हमारे यहाँ हर ज़िले में पुलिस की जो है भर्तियाँ चल रही हैं और जो हमारा पर्यटन सीज़न है वो भी बहुत पीक पे है और साथ में 10 तारीख को हमारे यहाँ जो राज्यसभा का चुनाव वो भी देहरादून में ही होना है। इस बात को लेके हमने ये सारे लोगों से बातचीत की है, अधिकारियों से बातचीत की है। अंतोगत्वा हमने निर्णय लिया कि ये हम देहरादून में कर रहे हैं, 14 तारीख के 20 तारीख के बीच में कर रहे हैं। गैरसैंण में सत्र न कराने को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठाए। हरीश रावत ने कहा कि गैरसैंण में बजट सत्र न कराना महापाप है और विपक्ष इसके लिए विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाएगा। कितना बड़ा पाप कर दिया उन्होंने। गैरसैंण में सत्र होना था और गैरसैंण में अब सत्र नहीं होगा, बजट सत्र नहीं होगा और एक प्रकार से विधानसभा की अवमानना हुई है। बल्कि मैं तो अपने विधायक दल के नेता और विधायकों से कहूँगा कि विधानसभा में जो है इस सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। यदि वो बजट सत्र गैरसैंण में नहीं कर रहे हैं तो ये विधानसभा के प्रस्ताव की अवमानना है।